अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पर बात करते हैं। चीन के वज़ीर खारजा वैंग ही अपना 2 रोज़ा पाकिस्तान का दौरा मुकम्मल करने के बाद आज वतन वापस चले गए हैं और जाते हुए उनकी मुलाकात हुई है पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से। उनके साथ पाकिस्तान के जो ISI के सरबराह हैं वो भी मौजूद थे और उससे पहले कल इस्लामाबाद में बाकायदा पाकिस्तान और चीन के दरमियान जो स्ट्रेटिजिक डायलॉग हुए हैं उसका भी इनेकाद हुआ। चीन की तरफ से चीन के वज़ीर खारजा और पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के वज़ीर खारजा ने दोनों मुल्कों की अपने अपने मुल्कों की उन्होंने नुमाइंदगी की। और उसके अलावा जो चीन के वज़ीर खारजा हैं उनकी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और इवन प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी से भी मुलाकात हुई। और चीन के वज़ीर खारजा का ये जो दौरा है ये 3 मुल्की उनका दौरा था। पहले मरहले में वो नई दिल्ली गए, उसके बाद वो काबुल आए और आखिर में वो इस्लामाबाद पाकिस्तान आए। अब ये जो उनका दौरा है नहायत अहमियत का इसलिए हामिल है क्योंकि हालिया जो ख़ित्ते में और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो तब्दीलियाँ हमें देखने को मिल रही हैं तो इस तनाजुर में बहुत सी बातें भी कही जा रही थी। तो आज के इस प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे कि इस विज़िट की आउटकम क्या है, क्या डिस्कशन जो हुई है उसमें चीन की तरफ से और पाकिस्तान की तरफ से क्या पैगामात सामने आए हैं या क्या बड़े ऐलानात किए गए हैं। तो शहबाज, चीन के साथ हमारी जो रिलेशनशिप है वो एक लॉन्ग स्टैंडिंग है और ना सिर्फ पॉलिटिकल लेवल के ऊपर इकनॉमिक कोऑपरेशन भी है। चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का वन ऑफ द की जो उसका प्रोग्राम है। लेकिन ये जो दौरा है अगर आप इसकी अहमियत को देखें तो मैं ग्लोबल टाइम्स जो चीन का एक बड़ा अखबार है और वहाँ पर आपको पता है कि स्टेट मीडिया है, तो उन्होंने इस दौरे को गैर मामूली दौरा करार दिया और उन्होंने कहा कि ये दौरा और जो बाकी मुल्कों के चीन के वज़ीर खारजा ने दौरे की इसलिए मुख्तलिफ था कि ये 2 जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनका आपस में मिलना जुलना था। मतलब इस हद तक उन्होंने उसको हाईलाइट किया। तो इससे पहले कि फर्दर मैं डिस्कस करूं, CPEC से रिलेटेड भी डिस्कशन हुई है, CPEC 2 के बारे में कोई बात हो रही है, तो आपके पास कोई ऐसी इनसाइट है अभी कि इस दौरे के दौरान कुछ ऐसा एजेंडा CPEC से रिलेटेड कोई डेवलपमेंट हुई हो? कामरान, CPEC के हवाले से जो मीटिंग्स है वो तो हो रही हैं। इनकी अभी पाकिस्तान की कोशिश थी कि जब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जाएंगे चाइना इस महीने के आखिर में, तो उस वक्त उसी दौरान या उससे पहले या बाद में उसकी जो सबसे हाईएस्ट फोरम है CPEC की जॉइंट कोऑपरेशन कमेटी JCC, उसका इजलास हो जाए। उससे पहले उन्होंने जो उससे एक टैक्टिकल लेवल की डिसीजन मेकिंग बॉडीज़ हैं, जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स, उनके इजलास इन्होंने कर रहे हैं पिछले 1-2 माह से। फ़िलहाल जो CPEC का जो फेज़ 1 था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है और चंद जो आउटस्टैंडिंग इश्यूज़ हैं वो अपनी जगह पे ज़रूर मौजूद है, जिसमें एक इशू ये है कि जो पाकिस्तान ने पावर प्लांट्स लगाए थे अंडर द CPEC उसकी कुछ अदायगियाँ होना बाकी हैं। और आपको पता है कि जब माजी में भी बात होती रही है तो सिक्योरिटी की और सिक्योरिटी के साथ जो CPEC के मुआहदे उनके ऊपर अमल दरामद की बात होती रही है। तो जिस कॉन्टेक्स्ट में ये विजिट हुआ और जो इसकी अहमियत उस पर भी हम बात भी करेंगे। और फिर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का चीन जाना तो वन ऑफ द ऑब्स्टिकल्स तो अगर आप नहीं कह सकते, जो इरिटेंट्स हैं जो छोटे मोटे उसको एड्रेस करने के लिए जो मेरी इत्तला है अगले हफ्ते पाकिस्तान जो है कम से कम एक बड़ी अदायगी जो है वो चाइनीज़ IPPs को करने जा रहा है और जिसका मकसद ये है कि गुडविल का मैसेज भी देना, क्योंकि पाकिस्तान की कोशिश तो है कि जो सर्कुलर डेट है जिसमें चाइना का भी तकरीबन 423 अरब रुपया फंसा हुआ है और बाकी पावर प्लांट्स है उनके साथ तो उनसे कमर्शियल लोन्स वगैरह लेके तो उनकी पेमेंट्स कर रहे हैं। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग टू एड्रेस चाइनीज़ कंसर्न्स अगर कोई हैं तो उस लिहाज से, लेकिन जो असल जो CPEC के ऊपर अब बात होगी वो उसमें CPEC प्लस की जो बात की जा रही है, CPEC 2.0 की बात की जा रही है उस कॉन्टेक्स्ट में, जिसमें गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो है अब इंटरेक्शन और जो एग्रीमेंट्स है वो कम होंगे, गवर्नमेंट टू प्राइवेट हो सकते हैं और प्राइवेट टू प्राइवेट ज़्यादा हो सकते हैं। तो यही वजह है कि आप देखेंगे आइंदा आने वाले दिनों में जो एक बहुत ज़्यादा एक आपको एक्टिविटी नज़र आएगी, ख़ास तौर पर स्टार्टिंग फ्रॉम दी नेक्स्ट मंथ, उसमें ज़्यादातर फोकस जो है प्राइवेट होगा। अच्छा, आपने जो कंसर्न्स की बात की है, हालिया अगर आप देखें तो खित्ते में और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बड़ी तब्दीलियाँ आई हैं और एक जो बड़ी तब्दीली हमने देखा कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में एक बड़ी गर्मजोशी देखने को मिली और दूसरी तरफ अमेरिका के भारत के साथ ताल्लुकात ख़राब हुए। और ऐसे तनाजुर में पाकिस्तान में भी और अदरवाइज़ भी बहुत सी ये डिस्कशन हो रही थी कि क्या अगर पाकिस्तान अमेरिका के करीब होगा तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि हम चीन से दूर हो जाएंगे या चीन उसे किस तरीके से देखता है। तो ये बड़ा एक अहम सवाल था। और चीन के वज़ीर खारजा जो पाकिस्तान के दौरे पर आए तो कल जो मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, वो मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसे थी कि प्राइवेट मीडिया से तो लोगों को नहीं बुलाया गया था,
दोनों अतराफ के यानी कि चीन और पाकिस्तान के जो स्टेट रन जो मीडिया है उनके नुमाइंदे यहाँ पर मौजूद थे और एक एक सवाल दोनों वज़राए खारजा ने लिया और वो सवाल भी लगता है कि एक बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत लिया गया। और जब पाकिस्तान के वज़ीर खारजा इसहाक डार से ये सवाल हुआ कि मौजूदा जो खित्ते के अंदर तब्दीलियाँ आ रही हैं, जो रीजन में रीअलाइनमेंट्स हो रही हैं, इस तनाजुर में वो पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात को किस तरीके से देखते हैं। तो इसहाक डार साहब का आप जवाब सुने और वो जवाब जो उन्होंने दिया वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड उनका आंसर था। तो इसका मतलब है कि एक खास मैसेज वो चीन को भी देना चाहते थे और बाकी जो क्रिटिक्स हैं उनको भी देना चाहते थे। आइए पहले सुनते हैं कि उन्होंने उसमें क्या कहा। Cardinal pillar of Pakistan's foreign policy would not change, which is to establish friendly ties with all countries of the world based on convergence of interest, shared values, mutual respect and equality, excuse me, and for global peace and stability. The prevailing geopolitical milieu therefore necessitates Pakistan's closer alignment with China, which is our all-weather strategic cooperative partner and brother, trusted friend and a great neighbor. Our two countries enjoy commonality of views on regional and global issues. We share China's vision for the negotiated settlements of all outstanding disputes, upholding of the international law and centrality of the UN system, and inclusive economic globalization for all nations of the world. As a trusted friend and strategic partner, China is mainstay and cornerstone of Pakistan's foreign policy. Our bilateral friendship occupies paramount importance. We would continue to maintain our strategic communication and coordination and further deepen and expand our ironclad friendship and brotherhood as envisioned by our leadership and peoples of Pakistan. जी, वज़ीर खारजा इसहाक डार जो जवाब दे रहे थे और उसमें शहबाज इंपॉर्टेंट जो नुक्ता है, दो हिस्से अगर आप उसको इंटरप्रेट करें। एक तो उन्होंने कहा कि जो भी दुनिया में तब्दीलियां आ रही हैं उसे कते नज़र जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का एक प्रिंसिपल है कि वो तमाम दुनिया के ममालिक के साथ ताल्लुकात रखना चाहते हैं जहाँ जहाँ पर उनके जो नुक्ते नज़र हैं वो कन्वर्ज होते हैं और इंटरेस्ट कन्वर्ज होते हैं। अब उसकी जो इंटरप्रिटेशन है, जो मेरी भी लोगों से बात हुई कि हमारे अगर अमेरिका के साथ ताल्लुकात अगर बेहतर हो रहे हैं तो वो बेस्ड ऑन कन्वर्जेंस है कि जहाँ जहाँ हमारे इंटरेस्ट कन्वर्ज होंगे वहाँ वहाँ हम अमेरिका के साथ या बाकी दुनिया के ममालिक के साथ ताउन करेंगे, लेकिन जहाँ पे कन्वर्जेंस नहीं होगी तो वहाँ पे ताउन नहीं करेंगे। मसलन एक नुक्ता चीन के हवाले से है कि अगर कल पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका की तरफ से दबाव आता है कि चीन से जो अपने ताल्लुकात हैं उस पर नज़रसानी करें, तो वो नुक्ता है जहाँ पर पाकिस्तान के अमेरिका के साथ या बाकी जो मगरबी दुनिया है वो वहाँ पर उनका नुक्ता नज़र कन्वर्ज नहीं होता। एक तो ये नुक्ता उन्होंने क्लियर किया। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये जितनी भी तब्दीलियाँ आ रही हैं इस तनाजुर में उन्होंने बड़ा क्लियर एक मैसेज दिया है कि इससे तो नागुज़ीर हो गया है कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान जो ताउन है वो पहले से ज़्यादा वो डीपन हो, पहले से ज़्यादा दोनों मुल्कों के दरमियान जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन हो। तो उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि चीन के साथ जो पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं वो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का एक कॉर्नर स्टोन है और उसमें कोई तब्दीली नहीं है। काबरा, ये जो स्टेटमेंट है ना इसहाक डार साहब की बहुत ही अहम है। आपको पता है कि जिस बैकग्राउंड में ये दौरा भी हुआ और जो पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात और पाकिस्तान और जो चीन के ताल्लुकात में हैं उसकी कॉन्टेक्स्ट में स्टेटमेंट को देखने की ज़रूरत है। इस वक्त जो पाकिस्तान की हमेशा एक स्टेटेड पॉलिसी रही है कि पाकिस्तान चीन और अमेरिका के दरमियान कभी भी चूज़ नहीं करके दोनों ममालिक के साथ जो रिलेशंस हैं उनको उनकी अपनी अहमियत है। ये और बात है कि पाकिस्तान और चीन के जो ताल्लुकात है वो पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात से कहीं ज़्यादा बेहतर है और गहरे हैं। और आपने देखा इसका जो एक इजहार था जो पाक इंडिया वॉर थी, बट ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है जो इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट के अंदर उसमें उन्होंने रिफ्लेक्ट की है कि अगर मुझे ये जब मैंने इसको रीड किया और मेरी से ये एक इंटरप्रिटेशन मैंने ली कि पाकिस्तान अगर अमेरिका के करीब हो रहा है तो उसकी वजह इकोनॉमिक प्रायोरिटीज़ हैं। अगर ट्रेड की बात की डार साहब ने अपने स्टेटमेंट के अंदर, अब यूएस के प्रेसिडेंट जो है कि जो अभी भी दुनिया का थानेदार है चाहे कमज़ोर से, बट स्टिल यूएस इज द सुपर पावर राइट नाउ, तो अगर वो आपके साथ तजारती ताल्लुकात मुनक़ता कर देता है या आपके ऊपर आपको पिनलाइज करता है, आपके ऊपर एडिशनल ड्यूटीज लगा के जिस तरह वो उसने इंडिया के साथ किया है, तो पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता। पाकिस्तान की इकोनॉमी छोटी, हमारी एक्सपोर्ट 32-33 अरब डॉलर की होती है, उसमें 3 अरब डॉलर का हमारा सरप्लस, अगर 5.5-6 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट हमारी जो है अमेरिका के साथ है तो वो हर्ट होती है। तो उसमें अगर $3 बिलियन का मतलब ये है कि $3 बिलियन आपको ज्यादा कर्जा लेना जो पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता। सेम इज ट्रू फॉर अदर इशूज। फिर जो
मिनरल एंड माइंस की बात हो रही है। अब ये एक ऐसी चीज़ है, इसके ऊपर कल के प्रोग्राम हम ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे माइंस के हवाले से। तो ओवरऑल बड़ी बैलेंस स्टेटमेंट थी, बट एट द सेम टाइम जो बॉडी लैंग्वेजेस थी दोनों साइड से, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर, पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर, तो इट वाज मोर देन जस्ट अ बायलैटरल रिलेशनशिप। तो ये जो स्टेटमेंट है मेरे ख्याल इसको इसी कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। और उसमें जो दूसरी इंपॉर्टेंट फैक्टर था कि मैं बात कर रहा था कि जो चीन का मीडिया जिस तरीके से रिपोर्ट किया है, तो वहाँ पर उनके माहिरीन उसको वो इस तरीके से कह रहे थे कि जो लोग इसको इस कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं विजिट को कि जी पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात अगर बेहतर हो गए हैं तो पाकिस्तान अपनी पॉलिसी तब्दील कर लेगा, तो वहाँ पर चीनी जो माहिरीन है ये उनका मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है कि शायद वो लोग पाकिस्तान और चीन के जो ताल्लुकात हैं उसकी रूह से वाकिफ नहीं है, उसकी एसेंस को नहीं जानते। मतलब ये चीन भी मानता है कि अगर हम अमेरिका के करीब भी हो जाएंगे तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि हम चीन से दूरी इख्तियार करेंगे। इसका दूसरा जो पहलू था वो ये भी था क्योंकि चीन के वज़ीर ख़ारजा पहले दिल्ली गए और 3 सालों में उनका ये पहला दौरा था, और एक तरफ अगर अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं तो दूसरी तरफ चीन और भारत के ताल्लुकात भी आपस में बेहतर हो रहे हैं। तो कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि शायद ये चीन की तरफ से भी एक इशारा है, सिग्नलिंग है कि अगर पाकिस्तान अमेरिका के साथ ज़्यादा कुर्बत बढ़ाएगा तो फिर चीन जो है वो भारत के साथ भी अपने ताल्लुकात को रीसेट कर सकता है। तो इस तनाजुर में उनसे सवाल भी हुआ और चीन के वज़ीर ख़ारजा ने इसके हवाले से क्या जवाब दिया, ये सुनते हैं। Indeed, I visited 3 countries, 巴基斯坦是最后一站， and Pakistan is the final 最 stop 后一站往往是最重要的一站。 and the most important stop. China and South Asian countries are close neighbors connected by mountains and 周边 rivers, 利益共同体 and South 重要方向。 Asian countries are an important part of China's efforts to build a regional community with a shared future. All countries in the region, a peaceful, stable, growing and prosperous South Asia serves the common interests of all sides and meets the expectation 三国 of 都 all 认 peoples. 同中国这个 All 最 three 大的目 countries 标，加强睦邻友好， will 深化交流合 enhance 作， good neighborliness and friendship with China, their largest neighboring country, and deepen exchanges and cooperation, and pursue mutual benefit and win-win. China-Pakistan friendship has withstood the test of time and has been tempered. 内生动力。 It is showing stronger 中 internal 巴关系 drive. जी, चीन के वज़ीर ख़ारजा का जवाब आपने सुना, और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है शहबाज, उन्होंने कहा कि बिल्कुल उन्होंने भारत का, अफ़गानिस्तान का और पाकिस्तान का दौरा किया है और ये उनका आखिरी स्टॉप है और सबसे इम्पोर्टेंट स्टॉप जो उन्होंने कहा भी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो स्टॉप है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान और जो चीन के ताल्लुकात हैं वो माजी में भी एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वो हमेशा इस तरह के जो हालात हैं, जो भी स्ट्रेटेजिक सिचुएशन या रीजनल सिचुएशन रही है, उससे कतई नज़र हमेशा इनके आपस में ताल्लुकात बेहतर रहें। फिर जो उन्होंने इंपॉर्टेंट एक बात की, आई थिंक यहाँ पर चीन जो है, आगे चल के बात भी करेंगे, एक रोल प्ले करने की कोशिश भी कर रहा है। उनका ये कहना है कि चीन की ये जो पॉलिसी है, अप्रोच है, कि वो साउथ एशिया में बाकी जो ममालिक हैं उनको साथ मिलकर चलना चाहता है, और इन तीनों ममालिक का जो उन्होंने दौरा किया तो बेशक इनके आपस में डिफरेंसेस हैं, इनकी अपनी अपनी तरजीहात होंगी। एक नुक्ता वो कहते हैं कि तीनों मुल्कों में उनको लगा कि कॉमन है, और वो है कि ये तीनों ममालिक ग्रोथ चाहते हैं, ये तीनों ममालिक जो है डेवलपमेंट चाहते हैं, और ये एक कॉमन डिनोमिनेटर है और इसके सामने रखते हुए तीनों ममालिक आगे चल के काम कर सकते हैं। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली, जिस तरह पाकिस्तान ने क्लियर किया कि अगर अमेरिका के करीब हम हो रहे हैं तो चीन को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर उन्होंने ये भी वाजे किया है कि जो चीन के ताल्लुकात हैं भारत के साथ हों या पाकिस्तान के साथ हों या किसी और मुल्क के साथ हों, तो वो उसका निशाना जो है वो कोई तीसरा मुल्क नहीं है और ना ही किसी तीसरे मुल्क की वजह से वो मुतासर होंगे। तो यहाँ पर इन अ वे वो पाकिस्तान को भी रीअश्योर कर रहे हैं कि डोंट यू वरी, अगर हम भारत के साथ ताल्लुकात अगर बेहतर हो रहे हैं तो उससे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए कामरान, अगर चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर का भारत का दौरा देखें और पाकिस्तान का देखें और उसको अगर 2 अल्फाज में आपने उसको समराइज करना हो तो ये कि चाइना और इंडिया का जो रिलेशन है और जो दौरा था वो टैक्टिकल था नेचर में। जो पाकिस्तान और चाइना का जो विजिट था इस हवाले से और जो रिलेशन है वो स्ट्रेटेजिक है, तो टैक्टिकल जो है और उसका स्ट्रेटेजिक साथ कोई कंपैरिजन होता नहीं है। और जो मुझे इनकी स्टेटमेंट में 2 चीजें इंपॉर्टेंट लगी, एक तो आपने बात कर दी कि एक्सेलरेटेड डेवलपमेंट तमाम ममालिक चाहते हैं, और जो उसके कॉन्टेक्स्ट में जो इसहाक डार साहब ने भी बोला ना कि वो शेयर करते हैं जो चाइनीज व्यू है कि जो तमाम डिस्प्यूटेड इश्यूज हैं उनकी निगोशिएटेड सेटलमेंट। तो अगर इस सारे कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, इस एक इंप्रेशन ये आता है कि जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो इस वक्त मामला था जो काफी से ज्यादा कशीदा है और अभी भी सूरत हाल
ऑन द फेस ऑफ इट तो नॉर्मल है, लेकिन दोनों तरफ से अभी भी जंग की बातें हो रही हैं, स्टेटमेंट्स आती हैं, तो उसमें ये भी एक पॉसिबिलिटी है, वी डोंट नो येट, आपके पास अगर इन्फॉर्मेशन हो कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर ने जब उनकी मुलाकात हुई इंडियन फॉरेन मिनिस्टर के साथ, इंडियन लीडरशिप के साथ, तो वहां पे उन्होंने इशू रेज किया। और चाइना की हमेशा ही ये स्टेटेड पोजीशन रही है कि पाकिस्तान और भारत को जो कश्मीर का मसला है वो मुज़ाकरा से हल करना चाहिए। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो इस दौरे की अहमियत जो है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। अच्छा, डिप्लोमेटिक सर्कल्स में ये जरूर बात हो रही है कि चीन एक कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो कशीदगी है उसको कम करवाया जाए, और कुछ दिनों में जो SCO समिट होना है, और अक्सर जो माजी में मीटिंग्स हुई हैं वो पाकिस्तान भारत ताल्लुकात की वजह से उसकी आउटकम सामने नहीं आ सकती। तो चीन क्योंकि मेज़बानी कर रहा है, तो चीन की ये ख्वाहिश है कि दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी कम हो, और इवन ज़ाहिर है कि इसको वेरीफाई तो नहीं कर सकते, यहाँ तक कोशिश भी हो रही है कि शायद चीन, भारत और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के दरमियान अगर कोई मुमकिन हो मुलाकात हो जाए, तो उसके लिए भी चीन जो है वो फैसिलिटेट करने के लिए तैयार है। और चीन की वज़ारत ख़ारजा से जब इससे मुताल्लिक सवाल हुआ तो उन्होंने इसके हवाले से बड़ा वाज़ेह जवाब दिया कि चीन बिल्कुल चाहता है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी कम होनी चाहिए, और अगर दोनों फरीकैन तैयार हैं तो वो एक पॉजिटिव रोल प्ले करने के लिए तैयार हैं। यहाँ पे ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे कि चीन के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान आने से पहले काबुल भी गए थे, और काबुल में पाकिस्तान और चीन ने क्या एक मुश्तरका पैगाम तालिबान को दिया है। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। एक तरफ चीन के वज़ीर ख़ारजा भारत और पाकिस्तान के दौरे पर थे, तो इन बिटवीन उन्होंने काबुल का भी दौरा किया, और ये दौरा भी बहुत इंपॉर्टेंट था। एक तो उन्होंने वहाँ पर बायलैटरल मीटिंग्स की जो अफ़गान तालिबान की क़यादत है, और उसके अलावा फिर पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और जो चीन के वज़ीर ख़ारजा हैं इनका एक सह-फ़रीकी इजलास भी हुआ है, और ये जो सह-फ़रीकी फोरम एग्जिस्ट करता है तीनों मुल्कों के दरमियान, और इसकी आखिरी मीटिंग इस्लामाबाद में मई 2023 में हुई थी। अब ये जो उनका काबुल का दौरा था, अगेन उसका जो पर्पज़ वही है कि एक तरफ वो खित्ते के अंदर जो भी कशीदगी है उसको कम करवाना चाहते हैं, और ख़ास करके फिर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात में कशीदगी रही है और उसमें हमने एक बेहतरी अगर देखने को मिली है, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप हमने अपग्रेड किए हैं, तो उसमें चीन ने एक बड़ा अहम किरदार अदा किया है। लेकिन शहबाज, इसमें इंपॉर्टेंटली ये जो ट्रायलैटरल मीटिंग हुई है इसमें अगेन बाकी इश्यूज तो थे, एक हमेशा से प्रपोजल ज़ेर गौर है, और चीन और पाकिस्तान की भी ख्वाहिश है कि CPAC को एक्सटेंड किया जाए अफ़गानिस्तान तक, लेकिन वो बहुत हद तक उस पर दारोमदार है कि वहाँ पर सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल, और ख़ास करके मुख्तलिफ जो दहशतगर्द ग्रोह हैं जो आज भी वहाँ पर मौजूद हैं, उसके हवाले से अफ़गान तालिबान की हुकूमत क्या वहाँ पर फैसला करती है। अब इसमें इम्पॉर्टेंटली जो चीन के वज़ीर ख़ारजा हैं जो उनकी बायलैटरल मीटिंग्स हुई हैं, और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा की जो बायलैटरल मीटिंग्स हुई हैं, इन दोनों मीटिंग्स में एक इशू को बिल्कुल हाईलाइट किया गया है। चीन के वज़ीर ख़ारजा ने तो वाज़े तौर पर कहा है, और ख़ास करके जो उनकी मुलाकात अफ़गानिस्तान के एक्टिंग जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके साथ जो हुई है, कि वो तवक्को रखते हैं कि जो अफ़गान तालिबान की हुकूमत है जो चीन के सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं उस पर खुसूसी तौर पर तवज्जो देगा, क्योंकि कहा यह जाता है कि आज भी जो ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट, जिसे अब तुर्किस्तान इस्लामिक पार्टी कहते हैं, जो सिंकियांग में गड़बड़ करना चाहती है या वहाँ पर वो आज़ादी की तहरीक के लिए काफ़ी अरसे से वो एक्टिव हैं, तो इसके हवाले से चीन के आज भी कंसर्न है। तो वो जो मीटिंग हुई है उसमें पाकिस्तान और चीन ने अलग अलग भी, और फिर जो ट्रायलैटरल मीटिंग हुई है, जो मेरी इत्तला है कि इस नुक्ते के ऊपर अफ़गान तालिबान को कहा है कि आप वेरीफाइबल और डिसाइसिव जो एक्शन है इन तमाम ग्रुपों के ख़िलाफ़ करें, और उसमें ख़ास करके नाम लिया गया है तहरीक तालिबान पाकिस्तान का नाम तो पहले भी आता था, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, मजीद ब्रिगेड और ETIM का एक्सप्लिसिटली नाम लिया गया, जो कि चाइना का सबसे बड़ा कंसर्न। इसमें जो एक चीज़ कॉमन फैक्टर है वो एक तो ये कि सिक्योरिटी कंसर्न जिस तरह पहले पाकिस्तान एक्सप्रेस करता रहा था, अब चाइना भी कर रहा है, बट एट द सेम टाइम चाइना और अफगानिस्तान आपस में डील कर रहे हैं और बिजनेस भी कर रहे हैं। आपने CPAC की एक्सटेंशन की बात की, बेसिकली तो ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, BRI है, जो सिर्फ पाकिस्तान उसकी एक नोड है, जो CPAC एक कॉरिडोर है, इस तरह के 6 और कॉरिडोर्स हैं, और ये हमेशा से चाइना की ख्वाहिश रही है कि ये जो पाकिस्तान के थ्रू अफगानिस्तान
पाकिस्तान और सेंट्रल एशिया को एक्सेस किया है, जिसको पाकिस्तान सीपेक 2.0 कहता है। चाइना के लिए ये BRI ही है। अब उसमें इशू ये था, 2-3 प्रॉब्लम्स आ रहे थे। एक तो प्रॉब्लम ये आ रहा था कि थर्ड पार्टी एंगेजमेंट, क्योंकि जो सीपेक इटसेल्फ है ना, दैट इज चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो उसमें थर्ड पार्टी उस तरीके से पार्टिसिपेशन नहीं हो सकती, क्योंकि अगर थर्ड पार्टी उसमें पार्टिसिपेट करेगी तो JCC जो ज्वाइंट कोऑपरेशन कमेटी है उसके अंदर आपको रिप्रेजेंटेशन देनी है। फिर जो ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप्स हैं, जो गवादर का अलहदा है, ट्रांसपोर्ट का अलहदा है, सोशल का अलहदा है, हर सेक्टर जो इंपॉर्टेंट है उसका अलहदा है, तो उसके में फिर पार्टिसिपेशन देनी पड़ेगी। तो शायद इसके जो नॉमेनक्लेचर्स हैं वो कुछ और हों, बट बॉटम लाइन ये है कि चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान प्लस सेंट्रल एशिया, इसको कनेक्ट करना, दिस इज चाइनाज डिजायर। अगर पाकिस्तान इसमें पार्टिसिपेट करता है, जो पाकिस्तान करना चाहता है, और उसके लिए फिर जो रिक्वायर्ड एक्शन है वो पाकिस्तान लेता है, क्योंकि डिजायर एक चीज होती है और उसकी प्रैक्टिकल साइड दूसरी होती है। तो अगर पाकिस्तान वो सारे डिजायर एक्शन लेता है, देन चाइना विल बी मोर देन हैप्पी टू यूज पाकिस्तानी रूट एंड एक्सटेंड इट टू अफगानिस्तान। अगर नहीं होता, फिर जो अवाखान वाली साइड है, अवाखान पट्टी है, और ये इधर से सारा वो एक एक्सेस पॉइंट अपना चाइना लेगा। तो इसके हवाले से जो ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप बना हुआ इंटरनेशनल डेवलपमेंट के हवाले से सीपेक का ये ग्रुप है, उसके में ड्राफ्ट रूल्स भी बहुत अर्सा पहले शेयर हो चुके हैं, और उन ड्राफ्ट रूल्स की मेरे ख्याल मंजूरी भी हो चुकी है। अगर थर्ड पार्टी पार्टिसिपेट करती है तो उसका रोल कितना होगा और किस हद तक और किस तरह के प्रोजेक्ट्स में वो पार्टिसिपेट कर सकता है। लेकिन इसमें जो अगेन सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो सिक्योरिटी का एलिमेंट है। आपने बाखान राहदारी की बात की है, तारीखी ओल्ड सिल्क रूट जिसे कहा जाता था, और दी ओनली वो जो कॉरिडोर है जिसके ज़रिए जो अफगानिस्तान का बॉर्डर चीन के साथ मिलता है, और शॉर्टेस्ट बॉर्डर है चीन का किसी भी मुल्क के साथ, कोई 90 किलोमीटर उससे ज़्यादा नहीं है। बट उसके हवाले से भी मेरी चीन के हुकाम से भी माजी में बात होती रही है, क्योंकि वो सिंकियांग के ही सूबे को कनेक्ट करता है। तो जब तक अफगानिस्तान में सिक्योरिटी के हालात बेहतर नहीं हो जाते तो उस वक्त तक वो इतना बड़ा रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि अगर वो राहदारी खोलते हैं तो उसके साथ दूसरा रिस्क ये भी है कि कुछ ऐसे नापसंदीदा एलिमेंट्स जो हैं उनकी जो आमदोरफ्त है वो भी आसान हो जाएगी। तो इसमें आई थिंक जो एम्फेसिस, ये जो मीटिंग भी हुई है काबुल में, जो मेरी इत्तला है, पैगाम पाकिस्तान और चीन की तरफ से यही दिया गया है कि देखें, आप इन दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ अगर फैसला कुन कार्रवाई करते हैं तो इसमें सिर्फ आपका ही फ़ायदा है। फिर वो बेशक सीपेक हो, BRI हो, या पाकिस्तान अफगानिस्तान की कोऑपरेशन हो, ट्रेड रिलेशनशिप हो, तो आपके लिए फिर बहुत से एवेन्यूज़ जो हैं वो ओपन होंगे, बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके लिए। फैसला जो है वो अफगान तालिबान की हुकूमत को करना है, लेकिन ओवरऑल जो स्टेटमेंट पाकिस्तान की तरफ से भी जारी हुई उसमें जो ताल्लुकात में ओवरऑल जो ट्रेजेक्ट्री है उस पर तो पाकिस्तान ने इत्मीनान का इजहार किया, जैसे दोनों मुल्कों के जो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप हैं उनको अपग्रेड करना, लेकिन एक्सप्लिसिटली ज़रूर ये मेंशन किया गया कि जहाँ तक सिक्योरिटी डोमेन का ताल्लुक है तो उसके हवाले से पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने जो अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हैं उनको बिल्कुल बग़ैर किसी लगी लिपटी बात के कन्वे किया कि इसके हवाले से बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। और उन्होंने कहा कि जो हालिया पाकिस्तान की दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हुआ है तो उसका क्लियरली जो लिंकेज है वो अफगानिस्तान की जो सरजमीन है उसके साथ इस्टेब्लिश हो रहा है। और फिर उन्होंने ये मुतालबा किया अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा से कि वो डिसाइसिव और वेरीफाइबल एक्शंस करें TTP के ख़िलाफ़, BLA के ख़िलाफ़ और बाकी इस तरह के तमाम जो दहशतगर्द ग्रोह हैं। अब जो कहते हैं कि बॉल जो है वो अफगान तालिबान की कोर्ट में है कि वो क्या फ़ैसला करते हैं। एक तरफ प्रॉस्पेरिटी अपॉर्चुनिटी है और दूसरी तरफ फिर यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ा रिस्क है कि पाकिस्तान के साथ भी और फिर एवेंचुअली चीन के साथ भी उनके ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं। यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे कुछ नई फाइंडिंग सामने आई हैं जो पहला इकनॉमिक सेंसस हुकूमत पाकिस्तान ने किया था। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। पाकिस्तान की हुकूमत ने इस मरतबा जो वैसे तो आप मरदमशुमारी करते हैं उस मरदमशुमारी के साथ जो इकनॉमिक सेंसस है वो भी कराया था और उसमें कुछ तफसीलात हमने पिछले अपने प्रोग्रामों में डिस्कस की थी। मज़ीद जो तफसीलात हैं अब सामने आई हैं और उसमें काफ़ी आप कह सकते हैं कि रिवीलिंग किस्म के आदाद शुमार हैं जिससे अंदाज़ा होता है हमें, बल्कि आप उससे एक डायग्नोसिस भी कर सकते हैं कि पाकिस्तान फुली जो उसका ट्रू पोटेंशियल है इकनॉमिक उसको क्यों नहीं रियलाइज़ कर सका। तो ओवर टू यू शहबाज, क्या मेन इसके हवाले से फाइंडिंग है, कुछ मजीद जो तफसीलात इस थर्सडे को रिलीज़ की गई हैं? कामरान, पहली बात तो ये कि ये पाकिस्तान की तारीख का कैन यू इमेजिन 78 साल में पहला प्रॉपर इकनॉमिक सेंसस हुआ है।
भारत अब तक 7 कर चुका है। बांग्लादेश जो 1971 में पाकिस्तान से अलहदा हुआ था उसने 3 इकोनॉमिक सेंसस किए हैं अभी तक, और जब तक एक प्रॉपर सेंसस नहीं होता आपको अंदाज़ा नहीं होता कि एक्चुअल ग्राउंड के ऊपर जो है हक़ाइक़ क्या है। इतना बड़ा जो आप कह सकते हैं कि ये जो ब्लंडर ही आप कह लें कि क्योंकि जब आप आम तौर पर मरदमशुमारी करते हैं तो एक मैसिव एक्सरसाइज आप कर रहे होते हैं, तो जाहिर है जब आप इतनी मैसिव एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो फिर डोर टू डोर जा रहे हैं, हर चीज़ को आप मैप कर रहे हैं, तो वो उन्हीं रिसोर्सेज के अंदर आपको 10 चीज़ें और भी पता लग सकती हैं। तो आखिर इससे पहले क्या हमारा विजन नहीं था या किसी को कभी ख्याल ही नहीं आया? इसको पहले सेपरेटली अटेम्प्ट किया जाता रहा कि इकोनॉमिक सेंसस सेपरेटली करवाया जाए। 2003 में भी एक अटेम्प्ट हुई थी, जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने उन्होंने बताया, जिसने उन्होंने सेंसस लॉन्च किया है, कि उन्होंने 2003 में कोशिश हुई थी, कामयाब नहीं रही। अभी जो 2023 का पॉपुलेशन सेंसस हुआ था उसके साथ ही आपको याद होगा, आप हम सब ने पार्टिसिपेट किया था, उसके साथ ही एक अलहदा क्वेश्चनेयर आया था। वो जो क्वेश्चनेयर लोगों ने फिल किया था उसके जो नताइज थे उसको कंपाइल करने में इनको ऑलमोस्ट 2 ईयर्स लगे, और अब उन्होंने इसकी जो फाइंडिंग्स हैं वो रिलीज की हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग फाइंडिंग्स हैं। जैसे मैं आपको ओवरऑल अगर देखा जाए तो एक बड़ा ही एक कॉमन एक परसेप्शन था कि जो आपका एग्रीकल्चर तो एक है ही है, जो सनतें हैं पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा रोजगार सनतें पैदा करती हैं। ये जो सेंसस है ये हमें बता रहा है कि सनतें नहीं, ये खिदमात का शोबा है जिसमें सबसे ज़्यादा नौकरियां पाकिस्तान में पैदा हो रही हैं। अगर एज पर दिस सेंसस रिपोर्ट 2,52,00,000 लोग हैं पाकिस्तान में जो काम करते हैं। इन 2,52,00,000 में 1,10,00,000 से ज़्यादा अफराद या तकरीबन 45% जो है वो खिदमात के शोबे से मुंसलिक है। उसके बाद जो दूसरा इसके अंदर जो सेक्टर है जिसमें ज़्यादा जॉब्स क्रिएशन है वो सोशल सेक्टर है, इसमें 76,00,000 नौकरियाँ, और जो मैन्युफैक्चरिंग का जो शोबा है उसमें 22% जो टोटल जॉब्स हैं उसका यहाँ से जो क्रिएशन होती है। तो अगर इसमें अब ये फ़र्क होता है ना सर्वे का और एक सेंसस का। सर्वे में क्या होता है कि आप 1000 या 2000 बंदे के पास गए, उनको जो जवाबात होते हैं उसको आप उसको रिफ्लेक्ट करते हैं पूरी पॉपुलेशन के ऊपर। सेंसस में आप डोर टू डोर जा रहे होते हैं, और इन्होंने जब इस सेंसस को उसके साथ किया पॉपुलेशन के साथ, तो जो आपने खर्चे की भी बात की, 7 अरब रुपए की इनको जो है वहां पे बचत हुई थी। अगर ये सेपरेट करते तो 7 अरब रुपए का खर्चा हो ना, तो इट्स अ मेजर एक्सरसाइज। ओवरऑल अगर नाज़रीन इसके नताइज देखे जाए, पाकिस्तान में तकरीबन 4 करोड़ से ज्यादा परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट हैं, जो स्ट्रक्चर्स हैं मुख्तलिफ किस्म के, जिसको यूनिट भी कह सकते हैं, इस्टेब्लिशमेंट भी कह सकते हैं। तो इन 4 करोड़ इस्टेब्लिशमेंट से वो इस्टेब्लिशमेंट जिनका पाकिस्तान की इकॉनमी से फॉर्मली, इनफॉर्मली, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई वास्ता है, वो 72 लाख है। इन 72 लाख की जो इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, फिर इसके आगे मुख्तलिफ ब्रेकअप है, बट एक चीज़ जिसको हाईलाइट करने की जरूरत है वो पाकिस्तान की इकॉनमी की इनफॉर्मेलिटी और उसका स्मॉल स्केल है। 72 लाख जो इस्टेब्लिशमेंट्स हैं जिनका इकॉनमी से कोई वास्ता है, उसमें से 71 लाख जो स्ट्रक्चर्स हैं या इस्टेब्लिशमेंट्स हैं वो ऐसी हैं जिनके पास जो मुलाजिमीन काम करते हैं उनकी तादाद 1 से लेकर 50 तक है। इतनी छोटी इस्टेब्लिशमेंट 72 लाख में से 71 लाख, और जो वो इस्टेब्लिशमेंट जिनके मुलाजिमीन 51 से लेकर 250 तक हैं वो हार्डली 35,000। और पाकिस्तान में वो इस्टेब्लिशमेंट, वो फैक्ट्रियाँ, वो यूनिट्स जो 250 से ज़्यादा एम्प्लॉइज़ को हायर किया हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी 7,000 है। तो ये अगर कामरान देखा जाए ओवरऑल एक जो स्ट्रक्चर है पाकिस्तान की इकोनॉमी का, इनफॉर्मेलिटी का, और बड़े इसके अंदर आपके सोशल, एक तो हमने ये इकोनॉमिक फैक्टर देखा, इसके अंदर सोशल फैक्टर देखे। इतना बड़ा मुल्क है, 25 करोड़ की आबादी है, और बहुत सारे जो ऐसे शोबे हैं इकोनॉमी के, उसमें पाकिस्तान की प्रोडक्शन कहीं पे 5वें स्केल पे है दुनिया पे, कभी 6ठे पे है, कहीं पे 3रे 4थे पे है। अगर आप देखें कि पाकिस्तान में फैक्ट्रियाँ कितनी है, सिर्फ 23,000 फैक्ट्रियाँ हैं पाकिस्तान में। और उसके अलावा जो स्मॉल स्केल कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन यूनिट्स होंगे जो इनफॉर्मेलिटी में ज़्यादा आते हैं वो कि इसके अलावा कुछ 6-7 लाख है, 6,96,000 है। एक और सोशल आस्पेक्ट, चूँकि पाकिस्तान एक ओवरऑल देखा जाए बड़ा एक रिलीजियस कंट्री है, हमारे मुल्क में 6 लाख मसाजिद हैं, इसके अलावा कोई 36,000 जो है मदारिस हैं मुख्तलिफ, और भी बड़े इसके अंदर कुछ आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट्स नज़र आते हैं। बट प्राइमरीली अगर आप ताजरों की बात करें, 27 लाख ताजर हैं पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, और दूसरा जो होल सेलर्स है वो 1,88,000 है, जो होटल है पाकिस्तान के अंदर 2,56,000, 1,19,000 अस्पताल है। मतलब ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है पाकिस्तान के पास आगे, एक ऐसा इकोनॉमिक डाटा है जिससे आपको पता चलता है कि पाकिस्तान की इकॉनमी का स्ट्रक्चर क्या है, सोशल आपकी जो बिहेवियर्स हैं वो कैसे हैं, वो इससे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। और एक जो डाटा भी उन्होंने ऑफिशियली रिलीज नहीं किया जिसको इनको करने की जरूरत है PBS को और प्लानिंग मिनिस्ट्री को, वो ये है कि इनके पास अब डिस्ट्रिक्ट वाइज भी डाटा आ
गया है। अब प्लानिंग मिनिस्टर एहसन इकबाल जिन्होंने उस वक्त ये सर्वे लॉन्च किया, एक चीज़ का वैसे उनको क्रेडिट जाता है कि 3 रिपोर्ट्स रुकी हुई थी बहुत अरसे से। पॉपुलेशन सेंसिस की वो रिपोर्ट उन्होंने जारी की, एग्रीकल्चर सेंसिस की रिपोर्ट वो उन्होंने जारी की चंद दिन पहले, और ये फिर अब आगे इकोनॉमिक सेंसिस जो पाकिस्तान की तारीख का पहला है। वो उस दिन कह रहे थे कि अब हमारे पास प्रॉपर डाटा है, अब हमें पता चल सकता है कि कहाँ पे आपको बड़ा प्रोजेक्ट करना, कहाँ पे छोटा करना, कहाँ पे हेल्थ की जरूरत है, कहाँ पे एजुकेशन की जरूरत है। अनफॉर्चुनेटली इससे पहले जितना भी पाकिस्तान में काम हो रहा था वो क्या कहते हैं अंदाजों से हो रहा और इससे ये भी रिफ्लेक्ट होता है क्योंकि किसी भी मुल्क में जितनी ज़्यादा इंडस्ट्री होगी उतनी ज़्यादा नौकरियां होंगी, उतनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी, उतनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी तो उतनी आपकी जो बरामदात है उसमें इजाफा होगा। तो ये जो हमारा एक क्रॉनिक प्रॉब्लम रहा है कि हम अपनी बरामदात को एक ख़ास हद से ज़्यादा बावजूद इसके सब्सिडीज़ देने के नहीं बढ़ा सके, उसकी वजह यही है कि जब आपकी बेस ही नहीं है, सिर्फ 23,000 अगर फैक्ट्रीज़ हैं, 25 करोड़ की आबादी का ये मुल्क है, तो वो कैसे, वो तो शायद अपनी आप ज़रूरियात पूरी नहीं कर सकते, इसीलिए हमें बहुत सी जो अशिया हैं वो इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। तो यू आर एब्सोल्युटली राइट कि ये कम अज़ कम इस के जो नताइज हैं, अगर हमारी हुकूमतें या फैसला साज चाहें तो उनके पास एक क्लियर पिक्चर आ गई है कि किन एरियाज़ पे हमें काम करने की ज़रूरत है और कहाँ कहाँ हम एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सोशल एस्पेक्ट है। अमूमी तौर पर अगर आप देखें पाकिस्तान में ये रवाज नहीं है कि मल्टी स्टोरी जो बिल्डिंग है उसमें रहाइश रखी जाए, उनके कारोबार पर्पसेस के लिए भी। ये जो सेंसस है इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट नंबर है कि पूरे पाकिस्तान में जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं वो सिर्फ 1,14,000 हैं, और इसमें ज़्यादातर जो है 2/3 वो 3 स्टोरी बिल्डिंग्स हैं। तो और ये जो 1,14,000 मल्टी स्टोरी भी है, इसमें जो रेजिडेंशियल है वो 65% है, और मेजॉरिटी, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ये जो हाई राइज बिल्डिंग है ये कराची में है, पूरे पाकिस्तान में अगर देखा जाए, कुछ फिर पंजाब में आ जाती हैं। तो अगेन आपका ये सोशल जो फैब्रिक है, आपके लिविंग स्टाइल्स हैं, उनको रिफ्लेक्ट है। दुनिया में हाई राइज के ज़्यादा रवाज, जो हमारी इतनी कीमती ज़मीन है आप उसको एग्रीकल्चर में और इस तरीके में कर रहे हैं, जो वेस्टेज हो रहा है। तो ओवरऑल नाज़िर दिस इज अ गुड बिगनिंग। एटलीस्ट हमारे पास 78 साल के बाद एक रिपोर्ट तो आई जिसके ऊपर हम कोई प्लानिंग कर सकते हैं और एक्यूरेट प्लानिंग हो सकती है। इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए कि फाइनली कुछ तो इन्होंने एक ऐसा आपको सामने डाटा दिया। अब 2 और नंबर्स अगर हुकूमत पेश कर दे तो इनकी मेहरबानी होगी। एक है लेबर का नंबर कितना है, अनएम्प्लॉयमेंट का क्या है, पॉवर्टी का क्या है, ये भी एस्टिमेट्स हैं, सर्वेज हैं, ओल्ड सर्वेज हैं, और ये नंबर जब रिलीज हो जाएंगे तो तब एक तरफ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स तो आपके सामने आगे, लोगों की जो सोशल जो इंडिकेटर्स हैं उनके हवाले से चीज़ें जो है वो सामने आना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे नेशनल फाइनेंस कमीशन की, हुकूमत इसके हवाले से क्या तैयारियां कर रही है, इस पर बात करेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। नए जो फाइनेंस कमीशन है उसके लिए इत्तफाक़ राय पैदा करने के लिए जल्दी मुज़ाकरात का आगाज़ होने वाला है, और तमाम जो इसमें स्टेक होल्डर्स हैं अपनी अपनी ज़ाहिर है कि तैयारियां कर रहे हैं, और जो वफाकी गवर्नमेंट है वो अपनी जो हिकमत अमली है वो बना रही है। और शहबाज जब ये NFC अवार्ड आज से 15 साल पहले जब हुआ था और उस वक्त बड़ी खुशियां मनाई गई थी क्योंकि पहली मरतबा सूबों को बहुत ज़्यादा हिस्सा दिया गया था, लेकिन बाद में जो चीज़ें रिवील हुई पता चला कि शायद जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हुई है तो उसके लिए वफाक के लिए प्रॉब्लम्स बढ़ गए हैं, और फिर अब जो वफाक है एक्सेप्ट कपल ऑफ पार्टीज़ वो कहती है कि नहीं, ये इसको रेक्टिफाई होने की ज़रूरत है। तो अब ये जो नई हिकमत अमली उस पर काम कर रही है फेडरल गवर्नमेंट, तो क्या उसी तरफ ये जा रहे हैं कि किसी तरीके से कन्विंस कर पाएँ बाकी फेडरेटिंग यूनिट्स को कि 2010 में जितने आपको रिसोर्सेज हमने दिए थे वो आप थोड़े हमें वापस कर दें? कामरान, एक में थोड़ी सी एक इन्फॉर्मेशन भी है, असेसमेंट भी है, और थोड़ा सा इस पे पहले मीडिया में बात भी हो रही है। 2 इश्यूज आगे जाके ना पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है उसको डिफाइन करेंगे। एक नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड जो अगला होगा, 8वां अवार्ड, वो किस शेप में सामने आता है, क्या सूबे और वफाकी हुकूमत या तमाम सियासी जमातें जो इस वक्त स्टेक होल्डर्स हैं जिनके पास गवर्नमेंट्स हैं वो इस पर राज़ी होते हैं, और कितनी देर या जल्दी में वो राज़ी होते हैं। दूसरा जो इशू होगा वो सूबे, पाकिस्तान में सूबे 4 ही रहेंगे या छोटे छोटे सूबे बनाए जाएंगे। तो ये 2 चीज़ें हैं जो जिनको इंटरेस्ट है पाकिस्तान के पॉलिटिकल लैंडस्केप में, उनको देखने की ज़रूरत है। अब इसी लिहाज से, इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए, 2000 इस पे पहले कई दफ़ा बात हो चुकी है। 2009 में जब ये नेशनल फाइनेंस कमीशन का जो अवार्ड 7वां अवार्ड फाइनल हुआ था, तभी से इसके खिलाफ बातें होना शुरू हो गई। तो उसकी वजूहत थी, ये जल्दी में इन हेस्ट अवार्ड फाइनल किया गया जिसमें सूबों के पास बेतहाशा वसाइल गए लेकिन जिम्मेदारियां उनको नहीं देंगी। इसका नतीजा जो प्लानिंग मिनिस्टर कहते हैं कि 2000 आज से चंद साल पहले हमारा जो PSDP था, जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम वफाकी हुकूमत का था, वो पाकिस्तान की इकॉनमी के जो हजम है उसके तकरीबन 2.8% के बराबर था, आज सिर्फ 0.8% है। तो ये इतना ड्रेस्टिक रिडक्शन क्योंकि वसाइल नहीं है।
वजारत खजाना को जब कहीं से पैसा नहीं मिलता काटने के लिए, वो PSDP काट देता है। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इन्होंने जो कुछ इंटरनल डिस्कशंस की हैं, प्लानिंग मिनिस्टर ने एक खत लिखा था वज़ीर आज़म को कि अगला जो अवार्ड है उसकी शेप क्या होनी चाहिए। उसकी बेस के ऊपर फिर प्राइम मिनिस्टर ने एक कमेटी बनाई। उस कमेटी में अब उसकी जो कुछ मीटिंग्स हुई हैं, एक अहम उसका इजलास इस हफ्ते बंद कमरे इजलास हुआ है वजारत खजाना में। उसमें लॉ मिनिस्टर थे, इकनॉमिक अफेयर्स के मिनिस्टर, प्लानिंग मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर और बाकी जो रेलिवेंट लोग थे सारे मौजूद थे। तो मेरे ज़राए के मुताबिक उसमें जो वफाकी हुकूमत है वो 2-3 बड़े पॉइंट्स के ऊपर सोच रही है। जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इनका पॉइंट होगा कि जो सूबों को इजाफी वसाइल गए हैं और अखराजात अभी भी वफाकी हुकूमत के पास है ज़्यादा, जो सूबों के पास होने चाहिए एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, वो ये होगा कि इक्विटी और फेयरनेस की बेस के ऊपर अब अगला अवार्ड जो है वो निगोशिएट किया जाना चाहिए। उनके बकौल ये वाला जो अवार्ड है अनफेयर है, इसमें इक्वालिटी है ही नहीं। तो जब ये बात करते हैं इक्वालिटी की, तो उसमें जो सबसे अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि गिलगित बल्तिस्तान, ठीक है उसका एक स्पेशल स्टेटस है, बट दीज आर पीपल हु लिव इन पाकिस्तान, जहां पे पाकिस्तानी वसाइल इस्तेमाल होते हैं। अगर उस अवार्ड में इनको पैसा नहीं जाता, डिविजनल पूल से पैसा नहीं जाता, वफाकी हुकूमत देती है। इसी तरीके से आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर है, फिर इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी विच इन फैक्ट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। इनके हवाले से एक्सप्लिसिट एलोकेशन वफाकी हुकूमत मांगेगी, पॉइंट नंबर 1, जिसके ऊपर गालिबन सिंध को एतराज़ आना शुरू हो गया और उन्हें कम्युनिकेट भी कर दिया है। दूसरी चीज़ इसके अंदर जो हम सबका ये ख्याल था और उस वक्त भी इकोनॉमिस्ट जो थे इस पर डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब ने बड़ा काम किया, डॉक्टर इशफाक हसन खान ने बड़ा काम किया कि ये जो इजाफी वसाइल 10% उनका जो सूबों का शेयर 47.5% से बढ़ाकर 57.5% किया गया। तो जब उनको इजाफी वसाइल दिए गए, उनको जिम्मेदारियां नहीं दी गई और उनको टारगेट नहीं दिए गए। अब वफाकी हुकूमत एक प्रपोजल पर गौर करी, इट्स अ प्रपोजल, और तब तक ये एक्सेप्टेबल नहीं है जब तमाम सूबों का इस पर इतफाक ना हो जाए। वो प्रपोजल ये है कि जो सूबों को उनका हिस्सा जाएगा उसमें 10 से 15% जो शेयर सूबों का होगा वो इस बुनियाद के ऊपर उनको दिया जाएगा। नंबर 1, तालीम में कितनी इंप्रूवमेंट की, टैक्स एफर्ट्स कितने की। नंबर 4, उन्होंने जो क्लाइमेट के हवाले से, मिटिगेशन के हवाले से उन्होंने क्या इकदाम किए। अगर वो टेंजिबल टारगेट जो एग्री होते हैं उसके मुताबिक है तो उनको पैसा दिया जाना चाहिए, वरना नहीं दिया जाना चाहिए। और तीसरा जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सैलाब। देखिए हमने कितना पानी वेस्ट किया, मुल्क में इतनी तबाही हुई, इसके पानी जो है वो समंदर में जा रहा है। तो डैम्स बनाने के लिए मखसूस एलोकेशन सेट असाइड करने की बात की जाएगी। हतमी तौर पे होता ही नहीं था। हम वो बात कर रहे हैं जो इंटरनली डिस्कस हो रही है। इसमें प्रपोजल ये है इनका, या एक ऑप्शन जो कंसिडर हो रही है जो अभी हतमी नहीं है, वो ये है कि जिस तरह जो अगर 100 रुपए का डिविजिबल पूल है तो उस 100 रुपए को वफाक में सूबों में तकसीम करने से पहले उसके अंदर एक खास उसका जो सर्टन परसेंटेज है वो पहले ही साइड पे कर दिया जाए डैम्स बनाने के लिए। और इसकी एक मिसाल है, एक अभी भी प्रैक्टिस है, जो 2010 वाला अवार्ड था उसके अंदर खैबर पख्तूनख्वा को अनडिवाइडेड जो था डिविजिबल पूल उसका 1% वॉर ऑन टेरर के पर्पसेस के लिए मिलता है। तो ये चंद चीजें हैं जो फेडरल गवर्नमेंट जो इस स्टेज के ऊपर जो है उस पर गौर कर रही है। तो इसका मतलब है कि हर जो सूबा है ज़ाहिर है अपने अपने उनके इंटरेस्ट हैं। तो ये माजी में भी हमने देखा कि ये मुज़ाकरात बड़े तवील चले हैं। तो जब ये मुज़ाकरात का आगाज़ होगा तो इस पर इत्तेफाक राय जो करना वो इतना आसान नहीं होगा। इसी वजह से तो जब ये 2010 में जब अवार्ड आया था तो उसको बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया गया था कि ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और यही वजह है कि 15 साल हो गए हैं, नया अवार्ड के ऊपर कंसेंसस नहीं हो सका। अब जब ये मामला खुलेगा तो लेट्स सी कि इसमें कितना वक्त लगता है और किस तरीके से जो फेडरल गवर्नमेंट है वो अपने जो मकसद में कामयाब हो पाती है। प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। कामरान यूसुफ और शहबाज राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।